हेलो एवरीबॉडी। ये हमारी 7th क्लास हिस्ट्री की एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम 6 चैप्टर को कवर करेंगे, नगर, व्यापारी और शिल्पजन। जैसे कि हम जानते हैं कि जो भी उस समय के जो नगर थे और जो यहाँ पे यात्री आते थे, तो उनको जो है अलग अलग यहाँ की चीज़ों के बारे में जानने की आकांक्षाएं होती थी। कोई भी नगर इस बात पर जो है निर्भर करता था कि वहाँ के जो मंदिर है वो कैसे है, प्रशासनिक केंद्र या फिर जो शहर है वो वाणिज्यिक है या फिर एक पत्तन अथवा किसी अन्य प्रकार का शहर है, उस पर ये सब चीज़ें निर्भर करती थी। कई नगर तो एक साथ अनेक प्रकार के थे। वे प्रशासनिक नगर जो है मंदिर नगर होने के साथ साथ वाणिज्यिक कार्यकलापों यानी व्यापार और शिल्प के जो उत्पादन थे उनमें भी जो है ये पूरी तरह से पूर्ण थे। ये आप इस मानचित्र में कुछ ऐसे राज्यों को देख पा रहे हैं जहाँ पे जो है व्यापार और शिल्पकार के जो उत्पादन थे उनके प्रमुख केंद्र थे। यहाँ पर जो सूरत है, जो सूरत वाला क्षेत्र जो है ये यहाँ पर बंदरगाह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता था। इसी बंदरगाह से जो है जो व्यापार था वो होता था, चाहे वो जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह जो व्यापार था उनका जो चीज़ें थी, मसाले थी, उनको जो है दूसरे देशों में पहुंचाना हो या फिर अन्य किसी व्यापारी का भारत में आना हो, तो ये बंदरगाह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। चाहे वो गोलकुंडा हो, हम्पी की जो शिल्पकला थी, जो है जो वहाँ की व्यापार था वो भी बहुत ज़्यादा फेमस था, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। सोमनाथ के बारे में हमने पहले अध्याय में भी पढ़ा है। सोमनाथ अपने मंदिरों को लेकर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। तो ये जो राज्य थे अलग अलग जो इनकी चाहे वो शिल्पकारी हो, कोई राज्य ऐसे थे शिल्पकार के लिए फेमस थे, मंदिरों के लिए फेमस थे, या फिर अपने जो व्यापार था, जैसे सूरत जो बंदरगाह था अपने व्यापार के लिए जो है मतलब कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। अजमेर में जो है कई सारे जो है संत हुए हैं और संतों के लिए जो वहाँ की जो भक्ति परंपरा थी उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। मछलीपट्टनम भी इसी तरह की जो वहाँ पे बंदरगाह था, तो ये वहाँ के लिए जो है महत्वपूर्ण था। कांचीपुरम जो है, कांचीपुरम अपनी जो है जो वहाँ की साड़ियों की जो शैली थी उनके लिए ये महत्वपूर्ण था। तो अलग अलग जो राज्य इसमें जो है दिखाए गए हैं वो अपने अलग अलग, चाहे वो शिल्पकारी हो, व्यापार हो, उसके लिए ये प्रमुख थे। बात करें प्रशासनिक केंद्रों की, तो कावेरी नदी के पास जो है ये कावेरी नदी थी, ये एक सुंदर नगर के पास जो है बहती थी। और जो चोल वंश के जो राजा थे, राजा राजराज, उनके द्वारा यहीं पर एक राजेश्वर मंदिर की जो है मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ये मंदिर इन्हीं के नाम पर यानी राजा राजराज के नाम पर ही राजा राजेश्वर मंदिर जो है इनके द्वारा बनवाया गया था, क्योंकि उस समय के जो राजा थे वो अपनी, जैसे कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि जो अपनी तुलना थी वो भगवान से ही करते थे। उनका कहना था कि जो है भगवान ने हमें जो है बनाकर भेजा है और जो प्रजा है उनकी सेवाओं के लिए। तो जो राजेश्वर मंदिर था वहाँ पे घंटियाँ बजती हुई सुनाई देती थी। लोग नगर के जो वास्तुकार थे, कुरंजम मल्लम एक नाम है यहाँ पर, ये वास्तुकला की बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते थे। इनका नाम इसलिए वास्तुकार में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसका नाम इसलिए पता है जो इतिहासकार है, क्योंकि जो है ये अपने नाम पर जो है मंदिर और जो मंदिर की दीवारें होती थी उन पर ही अपने नाम को उत्कीर्ण करवाते थे और मंदिर के भीतर एक विशाल शिवलिंग ये स्थापित करते थे। इस मंदिर के अलावा अगर बात करें तो जो है राजमहल थे, इनके कई मंडप इन्होंने बनवाए हुए थे और जो राजा होते थे वो इन मंडपों में जो है अपना दरबार लगाते थे। यहीं से वे अपने जो उनके आदेश होते थे प्रजा के लिए वो जारी करते थे और जगह जगह नगरों में सैन्य शिविर भी ये बनाते थे। नगर जो है बाज़ारों की हलचल से बहुत ज़्यादा भरा हुआ होता था, क्योंकि आज के समय में भी अगर हम देखेंगे
तो कुछ जगहों पर जो है हम कह सकते हैं मंडियाँ लगती है और वहाँ पर बाज़ारों में बहुत ज़्यादा हलचल होती है, क्योंकि जो अनाज, मसाले, कपड़े, आभूषण की यहीं पे बिक्री होती है। नगर के लिए जो है जल की आपूर्ति के लिए राजा के द्वारा कुएं और तालाबों की व्यवस्था की जाती थी। तंजावुर एक निकटवर्ती नगर था। यहाँ पर एक उरेर सालिए जो है बुनकर मंदिर के उत्सव के लिए झंडे बनाए मतलब जो है झंडे और झंडियाँ है वो बनाने का कपड़ा यहीं पे मिलता था। और राजा जो अभिजात वर्ग है यहाँ पे बढ़िया सूती वस्त्र और जनसाधारण के लिए मोटी सूती वस्त्र यहीं पर ये लोग तैयार करते थे। यहीं से कुछ दूरी पर एक स्वामी मल्लाई स्थापित जो है स्थपति एक मूर्तिकार उत्तम कांसे की जो मूर्तियाँ है लंबे सुंदर घंटा धातु के दीप जो है ये बनाते थे। तो यहाँ पे जो है अलग अलग ये जो है इनके अलग अलग चाहे वो बुनकर हो, इनका नाम इसमें दिखाया गया है कि अलग अलग कार्य करते थे। कोई सूती वस्त्र बनाते थे, राजा के लिए अलग तरह का जो है एक अच्छा सूती वस्त्र होता था बढ़िया, और जनसाधारण के लिए मोटा सूती वस्त्र जो है ये लोग बनाते थे। मंदिर और नगर और तीर्थ केंद्रों की बात अब कर लेते हैं। तंजावुर एक मंदिर जो है एक उदाहरण है, क्योंकि जो तंजावुर में मंदिर थे वो बहुत ज़्यादा जो है प्रसिद्ध हुए हैं। मंदिर जो ये नगर है ये मंदिर के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण रहा है। नगरीकरण नगरों के विकास की प्रक्रिया झलकाई है इसमें। मंदिर अक्सर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता था। शासक विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्तिभाव दर्शाने के लिए मंदिर बनवाते थे। वे मंदिरों को भूमि एवं दान अनुदान में देते थे, जिनकी आय से धार्मिक अनुष्ठान विधि विधान से संपन्न किए जाते थे। तीर्थयात्री तथा पुरोहितों पंडितों को ये भोजन कराते थे और जो भी उत्सव होता था उन्हें पूरी धूमधाम से मनाते थे, और मंदिर के जो दर्शनार्थी होते हैं उन्हें भी दक्षिणा दिया करते थे। तो यहाँ पे जो मंदिरों का वर्णन है इसमें मंदिरों का वर्णन किया गया है। तो क्योंकि जो मंदिर थे इससे पहले अध्याय में हमने पढ़ा है कि जो चाहे वो चोल वंश के राजा हो उन्होंने मंदिरों का निर्माण कराया है। सोमनाथ मंदिर का जो निर्माण कराया गया था, तो अलग अलग तरह के जो है मंदिरों का निर्माण राजाओं ने कराया है। तो जो मंदिर होते थे वो किसी भी जो है शासन राजा के लिए किसी भी राज्य के लिए समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते थे, क्योंकि राजा जो है अपनी जो प्रजा है उसके लिए जो है उसके लिए मंदिर बनवाती थी, और अब उसकी कितनी अर्थव्यवस्था है अपने जो है जो अपनी राजा है अपनी प्रतिष्ठा दिखाने के लिए जो है ये मंदिरों का निर्माण करवाते थे। देवी देवताओं की जो भक्ति है उन्हें बहुत ज़्यादा अपने भक्ति भाव को दिखाने के लिए राजा मंदिर बनवाते थे, और ये मंदिरों को जो है भूमि जो है दान में देते थे, और वहीं पे धार्मिक अनुष्ठान भी विधि विधान से जो है पूरी तरह से संपन्न करवाते थे। हमने ये भी पढ़ा है कि जो राजा है वो अपने मंदिरों को जो है भूमि जो है जो देते थे पुरोहितों को और पंडितों को ये भोजन कराते थे, और जो पंडित होते थे उन्हें जो है ये भूमि अनुदान में भी देते थे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो है राजाओं के द्वारा मंदिर और अन्य जो कार्य हैं उन बनवाए जाते थे, अन्य कार्य भी उनके द्वारा कराए जाते थे, और मंदिरों में जो है ये पंडितों को भोजन भी करवाते थे। जो वहाँ पे श्रद्धालु आते थे उन्हें भी ये दान दक्षिणा दिया करते थे। अब एक लुप्तोमोम एक तकनीक है ये, इसका जो है इसका प्रयोग कांस्य धातु और जो मूर्ति कला है उसमें इसका प्रयोग किया गया है। कांसा एक मिश्रित धातु होती है जो तांबा, रांगे और टीन के मेल से बनती है। घंटा धातु में रांगे का अनुपात किसी भी अन्य किस्म के कांसे से अधिक होता है, और यह घंटे जैसी ध्वनि जो है उत्पन्न करता है। जब जो है चोल जो राजवंश थे उनका राज था, तो चोलकालीन जो कांस्य मूर्ति थी आगे हम अध्याय में पढ़ेंगे, जो इसमें जो ये मूर्तियाँ होती थी तो
तो ये एक लुप्त मोम एक तकनीक होती थी जिसके द्वारा ये बनाई जाती थी। और जो है इसमें जो तकनीक का प्रयोग किया जाता था, इसमें जो ये प्रतिमा बनाई जाती थी, एक चिकनी मिट्टी से जो है पूरी तरह से लीप कर यह मूर्ति बनाई जाती थी और उसके बाद इसे जो है मूर्ति को सुखाया जाता था। इसमें बीच में जो है मिट्टी के आवरण में एक छोटा सा छेद करके जो मोम पिघलाया मतलब जो पिघला हुआ मोम होता था उसके अंदर इस छेद में डाल दिया जाता था और बाद में जो है चिकनी मिट्टी का जो खाली जो सांचा होता था छेद के रास्ते, उसमें अन्य पिघली हुई धातु जैसे कांसे तांबा और रांगे जो टीन की जो धातु होती थी वो बीच में भर दी जाती थी और वह धातु जो है ठंडी होकर ठोस हो जाती थी और बाद में जो है मिट्टी का जो आवरण होता था उसे सावधानी पूर्वक इससे हटा दिया जाता था और एक प्रतिमा जो है एक चमकदार मूर्ति बन जाती थी, जैसे कि हम ये मूर्ति देख सकते हैं। तो जो ये लुप्त मोम जो तकनीक थी, चोल कालीन जो कांस्य मूर्ति थी उसमें इस तकनीक का प्रयोग किया गया है। अब जो है हम जो मंदिर के जो कर्ता धर्ता होते थे उनमें व्यापारी हो साहूकार होते थे, वो जो है मंदिर के कर्ता धर्ता होते थे और समय के साथ जो है जो बड़ी संख्या में जो पुरोहित हुए हैं, पुजारी हुए हैं या फिर जो कामगार हुए हैं, वो आसपास जो है जो दर्शन करने के लिए मंदिरों में आते थे, जो तीर्थयात्री आते थे, उनकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए मंदिरों के आसपास बसते चले गए। क्योंकि जो शिल्पकारी थे वो मंदिरों जो है जो मूर्तियाँ होती थी उनका जो है उन्हें बनाते थे। व्यापारी जो होते थे अलग अलग चीज़ों का ये व्यापार करते थे। तो इसी तरह जो है मंदिर के आसपास ये बसते चले गए थे ताकि जो तीर्थयात्री है जो वहाँ पे दर्शनार्थी आते हैं उनसे इन्हें व्यापार में मुनाफा हो। बाद में जो है अनेक मंदिरों का अलग अलग मंदिरों का जो है विकास हुआ। इस रीति से मंदिरों के चारों ओर अनेक जो है नगर बसते चले गए, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में भीलसा या विदिशा जिसे कहा जाता है, गुजरात में जो सोमनाथ मंदिर है, सोमनाथ मंदिर के आसपास वाला ये क्षेत्र है। मंदिर जो तमिलनाडु में जो कांचीपुरम, मदुरै और आंध्र प्रदेश में जो तिरुपति का मंदिर है। तो इसी तरह जो है बड़े बड़े मंदिरों के पास हम कह सकते हैं कि जो है नगरों ने बसना शुरू जो है जो व्यापारी और शिल्पकार थे उनके द्वारा नगरों को बसाना शुरू कर दिया गया था। यहाँ पे जो है तीर्थस्थल जो थे नगरों के रूप में विकसित होते गए। वृंदावन को हम देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में है वृंदावन, तमिलनाडु तिरुवन्नमलाई, ऐसे नगरों के जो ये उदाहरण हैं ये मंदिर के आसपास ही देखे गए हैं। अजमेर जो राजस्थान में है, यहाँ पे चौहान राजाओं की राजधानी थी ये, और आगे चलकर जो बाद में मुगल शासन जो हुआ बाद में आके, क्योंकि जो राजा थे वहाँ पे बाद में जो है मुगलों का शासन अजमेर में हो गया था। तो यहाँ पे एक सूबा यानी इनके द्वारा जो है मुगलों के द्वारा मुख्यालय बनाया गया था और बाद में यहाँ पे सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो है हम अजमेर में इनकी दरगाह देखते हैं। तो यहीं पे जो है आसपास जो है दर्शनार्थी आने लगे थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर श्रद्धालु आने लगे थे। तो ऐसे में जो है आसपास जो है नगर बसने शुरू हो गए थे। जैसे अजमेर जो है, अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो अजमेर में ही स्थित है। तो ऐसे में जो है मंदिरों के आसपास जो है दरगाहों के आसपास जो है छोटे छोटे जो नगर है वो बसने शुरू हो गए थे। अजमेर के पास ही एक पुष्पक सरोवर है जहाँ प्राचीन काल से ही तीर्थयात्री आते रहे हैं। अब बात कर लेते हैं छोटे नगरों का संजाल, यानी छोटे जो नगर थे वो जो है बसने लगे थे। इनका बाद में जो है बड़े बड़े गांव में ये परिवर्तित होने लगे थे। इनमें आमतौर पर एक मंडी का बाद में जिसे मंडी कहा जाने लगा। मंडी आज भी हम देखते हैं वर्तमान में भी। एक छोटे मतलब एक गांव में जो है आसपास के गांव में जो है अपनी उपज बेचने के लिए जो व्यापारी होते हैं, जो किसान होते हैं, वो अपनी जो उनकी वस्तुएं होती है वो बेचने के लिए आते हैं। उनमें जो है वहाँ पे ऐसी गलियाँ होती है जहाँ दुकानें और बाज़ार होते हैं जिन्हें जो है हाट कहा गया है। वहाँ पर जो है लोगों के द्वारा अपनी जो वस्तुएं हैं वो बेचने के लिए ले जाने लगे थे।
कई अलग अलग प्रकार के जो कारीगर होते हैं, जो शिल्पकार होते हैं, जैसे कुम्हार, तेली, शक्कर बनाने वाले, ताड़ी बनाने वाले, सुनहार, लोहार, पत्थर तोड़ने वाले आदि के अलग अलग बाजार धीरे धीरे लगने शुरू हो गए थे। तो कुछ जो व्यापारी थे वो नगर में स्थायी रूप से यानी वहीं पर बस गए थे और अपने व्यापार को जो कारोबार है वो इन्होंने करना शुरू कर दिया था। और इनमें कुछ व्यापारी थे जो नगर में घूम घूम कर जो है अपनी वस्तुओं का क्रय विक्रय यानी बेचते थे और खरीदते थे। तो ऐसे में जो है अलग अलग प्रकार से ये जो है नगर बसने शुरू हो गए थे। इनमें जो है कुछ दूर दराज के व्यापारी भी आते थे जो अपने नगरों से जो है उपज यानी जो वस्तुएं हैं वो खरीदने और बेचने के लिए यहाँ पे आते थे। जैसे कुछ वस्तुएं जैसे घोड़े, नमक, कपूर, केसर, पान, सुपारी, काली मिर्च। तो कुछ जो है ये ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर जो है छोटी छोटी जो है मंडी होती थी, इनमें दूर दूर से व्यापारी अपनी जो है ये चीज़ें बेचने के लिए आने लगे थे। ये आप चित्र भी देख सकते हैं, ये एक छोटी मंडी का ही एक उदाहरण है। ऐसे ही मंडी लगती थी, आज के समय में भी लगती है। और जो ये मंडी है यहाँ पे सब चीज़ों को चाहे जो भी उनके वहाँ होती थी, जो व्यापारी होते थे तो वो अपनी चीज़ों को बेचने और ख़रीदने के लिए यहीं पर इसी मंडी में आते थे। आमतौर पर जो जमींदार होते थे इन नगरों के आसपास जो है किलेबंदी या महल बना लेते थे। ऐसे जो व्यापारी होते थे, जो शिल्पकार होते थे, जो व्यापार होता था उन वस्तुओं पर जो है कर ये लगाने लगे थे। क्योंकि हमने पहले भी देखा है, क्योंकि जो व्यापारी जो है कर लगाते थे, चाहे वो किसी भी तरह का जो है कर हो, पहले हमने देखा है कि व्यापार पे भी वो लोग कर लगाते थे। तो ऐसे ही यहाँ पे व्यापार करने आते थे शिल्पकार, उन पर जो है कर लगाया जाता था। और जो ये कर होता था अधिकार जो है मंदिरों को जो ये कर होता था इनके द्वारा जो लिया जाता था, ये कर खास तौर पर मंदिरों में जो है मंदिरों के निर्माण के लिए प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ पे जो ये कर होता था, अभिलेखों में इसका वर्णन किया गया है। और आज भी जो है जो अभिलेख है इनके द्वारा जो है अभिलेखों में इसका वर्णन किया गया है। बाजारों पर कर की बात करें तो कई तरह के कर लगाए जाते थे। यहाँ राजस्थान से प्राप्त एक 10वीं शताब्दी का अभिलेख जो है मिला है, उसमें इसका पूरा वर्णन है, जिसमें भी शुल्क दिए गए हैं जो मंदिर प्राधिकारियों द्वारा वस्तुओं के रूप में वसूल किए जा सकते थे। क्योंकि यहाँ पे जो मंदिर के जो कर्ता धर्ता होते थे वो इनसे क्योंकि ये व्यापार करते थे मंडियों में, तो इनसे जो है ये कर वसूला करते थे। और कर वसूलने के बाद जो है ये मंदिरों के निर्माण में भी इसमें लगाते थे उस कर को, लेकिन अपनी ज़रूरतों पर भी पूरी तरह से उसे खर्च करते थे। यहाँ पर कुछ कर का वर्णन है, जैसे शक्कर, गुड़, रंग, धागा, रुई, नारियल, नमक, सुपारी, मक्खन, तिल, तेल और कपड़े पर जो है ये कर लगाए जाते थे। इसके अलावा कुछ व्यापारी और शिल्पकार थे जो धातु की चीज़ें बेचने वाले थे। तेल, पशु चारे और अनाज के बोरे जो भी लाए जाते थे उन पर भी इनके द्वारा कर लगाया जाता था। इसमें कुछ कर जो है वस्तु के रूप में और कुछ अन्य नगद के रूप में भी कर ले लिया जाता था। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो कर था वो सिर्फ नगद यानी जो नगद पैसे थे उसके रूप में तो लिया ही जाता था, लेकिन जो उनकी ज़रूरतों की चीज़ें थी उन्हें लेकर भी वो कर की वसूली कर सकते थे। अब बड़े और छोटे व्यापारी व्यापारी कई प्रकार के होते थे, उनमें जो है बंजारे लोग भी होते थे। आगे हम बंजारों के बारे में पढ़ेंगे। आज भी हम बंजारों को देख सकते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जो है घूमते हैं, व्यापार करते हैं। तो कई व्यापारी विशेष रूप से घोड़ों के व्यापारी अपने संघ बनाते थे, यानी छोटे छोटे जो है संघ कह सकते हैं, छोटे छोटे गुट बनाते थे, जिनका एक मुखिया होता था और वह मुखिया उनकी ओर से घोड़े खरीदने के इच्छुक योद्धाओं से जो है बातचीत करता था। यानी जो ये बंजारे होते थे ये घोड़े अक्सर रखते थे। तो
तो जो इनका मुखिया होता था, जो संघ ये गुट बनाते थे, तो इनका जो मुखिया होता था, क्योंकि जो योद्धा राजाओं के जो सेनापति होते थे, जो अन्य राजा होते थे, वो घोड़े खरीदते थे, तो उनसे जो बातचीत करते थे वो मुखिया ही करते थे। व्यापारियों को जो है अनेक राज्यों तथा जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था, इसलिए वे आमतौर पर काफिले बनाकर चलते थे, क्योंकि ताकि जो है उनकी यात्रा जो है सुगम हो, और जो है अपनी वो है रक्षा के लिए भी ये जो है एक व्यापार संघ, जिसे गिल्ड बाद में कहा गया, तो ऐसे ये एक संघ के रूप में चलते थे, ताकि जो है ये अपनी जो व्यापार है उसकी रक्षा कर सके। दक्षिण भारत में जो है 8वीं शताब्दी के एक परवर्ती काल में जो है ऐसे संघ थे, उनमें सबसे प्रसिद्ध अगर हम संघ की बात करें तो वो है मणिग्रामम और नानादेशी। तो ये जो दो ऐसे संघ थे, ऐसे समूह थे, जो उस समय जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहे हैं। इनमें प्रायद्वीप के भीतर दक्षिणी पूर्व एशिया तथा चीन के साथ इन्होंने दूर दूर तक व्यापार जो है ये मणिग्रामम और नानादेशी करते थे। इनके अलावा जो है चेट्टियार और मारवाड़ी ओसवाल समुदाय भी था, जो आज के समय में जो है देश के प्रधान व्यापारी समूह जो है उस समय में भी बन गए थे। और मारवाड़ियों की बात करें तो आज के समय में भी, क्योंकि गुजरात में देखने को ये व्यापारी मिलते हैं, तो जो है आज के समय में भी बहुत अच्छा व्यापार में इनकी पकड़ है। गुजराती व्यापारियों की बात करें तो हिंदू बनिया, मुस्लिम बोहरा दोनों समुदाय शामिल थे इसमें। वे जो है दूर दूर तक हम कह सकते हैं कि बहुत दूर दूर तक जो है ये व्यापार करते थे। एक जो अन्य व्यापारी भी यहाँ पे हुए, चाहे वो गुजराती व्यापारी हो, हिंदू बनिया जिन्हें कहा गया, मुस्लिम बोहरा, दोनों समुदाय इसमें शामिल थे। और वे दूर दूर तक लाल सागर के जो बंदरगाह थे, फारस की जो खाड़ी थी, या फिर जो अफ्रीका का जो दक्षिणी पूर्व एशिया था, चीन का व्यापार हो, तो ये इनसे व्यापार करते थे। इनमें जो है जो ये पत्तन होते थे, कपड़े और मसाले जो है ये बेचते थे, और बदले में अफ्रीका से सोने जो है और हाथी के दांत जो होते थे, दक्षिणी पूर्व एशिया से चीन से मसाले और टीन जो मिट्टी के नीले बर्तन हैं उन जो है, और जो चांदी है वो वहाँ से लाते थे। तो यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो चीन है उनके साथ जो ये व्यापार करते थे, वहाँ से अलग अलग चीज़ों को, जैसे अफ्रीका से सोना, जो है हाथी के दांत, दक्षिणी पूर्व एशिया या चीन से जो है मसाले, टीन, मिट्टी के नीले बर्तन, तो उन्हें ये जो है व्यापार के बदले लाते थे। पश्चिमी तट के नगरों में जो है जो फारसी, जो चीनी यहूदी हुए हैं, सीरियाई जो है यहाँ पे ईसाई बस गए थे, और लाल सागरों के बंदरगाहों में बेचे जाने वाले जो भारतीय मसाले और जो कपड़े थे, जो यहाँ पे इतालवी जो व्यापारी थे उनके द्वारा खरीदे जाते थे, और वहाँ से ये यूरोपीय बाजारों में पहुँचते थे, और बाद में जो है जो व्यापार था उनमें इन्हें लाभ होने लगा था। क्योंकि हमारे यहाँ जो है मसालों की बहुत ज़्यादा उपज होती थी, जैसे दालचीनी, जायफल, सौंठ आदि जो है यूरोपीय व्यंजनों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन गई थी। क्योंकि अगर हम भौगोलिक स्थिति से देखें तो जो यूरोपीय क्षेत्र है वहाँ पे ठंड की वजह से जो है वहाँ का जो मुख्य भोजन है, तो वो मुख्य भोजन मांस को ही माना जाता है। तो जब यहाँ पे व्यापारी आना शुरू हो गए थे, तो वे यहाँ से काली मिर्च, मसाले, दालचीनी का व्यापार करके ले गए थे, जो वे अपने खाने में प्रयोग करते थे, और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी उनके लिए ये जो है व्यापार हो गया था। भारतीय सूती कपड़ा उन्हें बहुत ज़्यादा आकर्षित करने लगा था। तो ये चीज़ें जो यूरोपीय व्यापारी थे वो जो है जो यहाँ की चीज़ें थी, चाहे वो मसाला हो, सूती कपड़े हो, तो जो यूरोपीय व्यापारी थे वो यहाँ पे जो है उनका आना जाना बढ़ने लगा था, और साथ के साथ नगरों का जो है ये व्यापार करने के लिए आने लगे थे। और बाद में जो है जो नगर था उनमें जो है चेंजेस आना शुरू हो गया था।
अब काबुल की बात यहाँ पे कर लेते हैं। काबुल अपने पहाड़ी और विषम दृष्टि से अगर हम देखें तो 16वीं शताब्दी से राजनीतिक और वाणिज्यिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण उस समय बन गया था। काबुल कांधार जो है अपनी रेशम मार्ग से जो था वो जुड़ा हुआ था, और साथ ही यहाँ पे घोड़ों का व्यापार था वो यहाँ से मुख्य मार्ग से होकर गुजरता था। जो 17वीं शताब्दी थी उसमें हीरो के एक सौदागर जो बैप्टिस्टे ट्रेवेनियर ने अनुमान लगाया था कि काबुल में घोड़ों का व्यापार प्रति वर्ष 30,000 रुपये का होता था, जो उन दिनों एक भारी रकम समझी जाती थी। काबुल से मेवे, खजूर, गलीचे, रेशमी कपड़े, ताजे फल ऊँटों पर लादकर लाए जाते थे और उपमहाद्वीप के जो अन्य भाग हैं उनमें बेचे जाते थे, और इसके अलावा गुलाम भी बिक्री के लिए यहाँ पे लाए जाते थे। तो आज भी अगर हम देखें तो जो ड्राई फ्रूट्स का जो व्यापार है वो आज भी जो अफगानिस्तान है, काबुल का जो क्षेत्र है वहीं से आज के समय में भी जो है ड्राई फ्रूट का जो व्यापार है वो होता था, ताजे फल का भी व्यापार होता। और उस समय जो है जो गुलाम यानी जो राजा थे उनके जो नौकर होते थे उनका व्यापार भी काबुल के रास्ते होता था। नगरों में शिल्प कला किस तरह की थी उस पर बात कर लेते हैं। जो बिदर के शिल्पकार थे जो तांबे तथा चांदी में जड़ाई के काम के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। जो इनके शिल्प का नाम था वो बिदरी पर ही बाद में पड़ गया था। और जो पांचाल जो विश्वकर्मा समुदाय था जिसमें सुनार जो लोहार है, राजमिस्त्री है, उस जो है विश्वकर्मा समुदाय में ये बढ़ई जो है ये इनमें शामिल थे। मंदिरों के निर्माण के लिए जो है बहुत ज़्यादा आवश्यक ये शिल्पकार होते थे। इसके अलावा भी राजमहलों और बड़े बड़े भवन जो होते थे जो बनाए जाते थे राजाओं के द्वारा, तालाबों और जो जलाशय के निर्माण थे उनके लिए महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाते थे। इसमें जो है सालियार और केकुलोर एक समुदाय हुआ है, ये एक बुनकर थे, इनकी भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि थी। वे मंदिरों को भारी दान दक्षिणा दिया करते थे और वस्त्र निर्माण से संबंधित अन्य कार्य जैसे कपास को साफ करना, काटना, रंगना और स्वतंत्र जो व्यवसाय के रूप में ये उभर कर सामने आए थे, जिनके लिए विशेषज्ञ की आवश्यकता होती थी। ये एक पीतल का मोमबत्ती दान है जिस पर आप एक कला का आवरण देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा जो है ये कला है और इसे बिदर शिल्पकारों ने ही बनाया है। ये आप वस्त्र देख सकते हैं, शॉल का ये बॉर्डर है। इसे जो है उस समय जो है जो हुए हैं बुनकर हुए हैं उनके द्वारा इस तरह के ये शॉल बनाए जाते थे। शहरों के बदलते भाग्य यानी शहर जो है बदलने लगे थे। जैसे अभी हमने पढ़ा जो दूर दराज के जो व्यापारी थे वो भारत में आने शुरू हो गए थे क्योंकि उन्हें मसालों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी अपनी भौगोलिक स्थिति के अनुसार। तो धीरे धीरे जैसे ही यहाँ पे व्यापारी अन्य जो देश है उनसे आना शुरू हो गए थे तो जो है यहाँ के जो नगर थे उनमें चेंजेस आना शुरू हो गया था। कई शताब्दियों के लंबे समय में अहमदाबाद, गुजरात जैसे जो बड़े व्यापारिक केंद्र थे वो विकसित होने लगे थे। तंजावुर जो है वो विकसित होने लगा था, जो पहले की अपेक्षा की बात करें तो थोड़ा जो है कम था, लेकिन इसी काल में बाद में जो पश्चिमी बंगाल था जो भागीरथी नदी के तट पर जो स्थित था और जो मुर्शिदाबाद अपनी रेशमी वस्त्र थे यहाँ के उसके लिए ये प्रमुख केंद्र जो है माना जाता था। उस समय में ये उभर कर सामने आया था। 1704 में बंगाल की राजधानी ये बन गया था और बाद में जो है इसी शताब्दी के दौरान सितारा जो क्षेत्र था वो जो है क्योंकि बंगाल की राजधानी जो है ये बन गया था, लेकिन बाद में जो है इसकी जो अर्थव्यवस्था थी वो कमज़ोर हो गई थी और बाद में जो है बुनकर जो इंग्लैंड की मिलों से बनकर जो आए सस्ते कपड़े थे उनकी प्रतियोगिता में जो सितारा के जो व्यापारी थे वो यहाँ पे नहीं टिक सके थे क्योंकि यहाँ पे जो है क्योंकि इंग्लैंड जो कंपनी थी वो यहाँ पे आ गई थी तो जो यहाँ पे कपड़े जो होते थे वो वहाँ से जो है मशीनों के द्वारा बन के आने लगे थे। हम्पी की यहाँ हम बात कर लेते हैं। हम्पी और जो मुसलीपत्तनम सूरत वाला जो इलाका है, सूरत का जो क्षेत्र है, तो हम्पी की जो वास्तुकला थी बहुत ज़्यादा
प्रसिद्ध हुई है। हम्पी नगर कृष्णा तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित था और यह नगर 336 में जो विजयनगर साम्राज्य था उसके केंद्र में ये जो है स्थापित किया गया था। हम्पी के जो खंडर थे वो बहुत ज़्यादा शानदार, जो पुरातत्वविदों को मिले हैं बहुत ज़्यादा शानदार थे। तो इनसे पता चलता है कि जो इसके खंडर थे वो बहुत ज़्यादा, इनमें जो शिल्प कला थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। इस किलेबंदी में जो है जो किले थे, इस शहर की जो किलेबंदी थी वो बहुत ज़्यादा उच्च कोटि की थी और किलों की दीवार के जो निर्माण थे उसमें गारे चूने जैसी कई जोड़ने वाले मसालों का जो है प्रयोग नहीं किया गया था। यहाँ पे शिलाखंडों और आपस में फंसाकर इन्हें गूंदा गया था। हम्पी की जो वास्तुकला थी वो विशेष रूप से जो है विशिष्ट मतलब अलग प्रकार की थी। वहाँ के जो शाही भवन थे वो भव्य मेहराब और गुंबद के बनाए गए थे। वहाँ से जो स्तंभ जो मिले हैं और जो उस समय के स्तंभ थे उनमें जो है बहुत बड़े बड़े विशालकक्ष यानी बहुत बड़े बड़े कमरे होते थे जिनमें मूर्तियाँ रखने के लिए भी आले बनाए गए थे। आले मतलब एक हम कह सकते हैं कि एक छोटा स्थान जो होता है तो वो बनाया जाता था मूर्ति रखने के लिए। सुनियोजित बाग बगीचे भी बनाए गए थे जिसमें कमल और तोड़ों की आकृति वाली मूर्ति कला के नमूने जो है इसमें बने थे। 15वीं-16वीं शताब्दी तक आते आते जो है समृद्धि काल में हम्पी कई वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से जो है बहुत ज़्यादा गुंजायमान रहता था, यानी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण उस समय का ये जो है क्षेत्र था। उन दिनों हम्पी के बाजारों में मूरों यानी मुस्लिम सौदागरों के लिए जो है सामूहिक रूप से प्रयुक्त जो नाम था चेटियों और पुर्तगालियों जैसे जो व्यापारी आते थे यहाँ पे एजेंटों का जो है जमघट लगा रहता था। यानी जो हम्पी था उस समय हम्पी में जो है पुर्तगाल जो थे व्यापार करने के लिए आने लगे थे। मंदिर जो है सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र जो है ये होते थे। देवदास या विरूपाक्ष शिव मंदिर के अनेक स्तंभ वाले विशाल कक्षों में देव प्रतिमा राजा और प्रजनों के समक्ष नृत्य किया करती थी। यहाँ पे एक महानवमी पर्व का भी आयोजन किया जाता था जिसे आज के दक्षिणी भारत में नवरात्रि का पर्व कहा जाता है। उन दिनों हम्पी में यह एक महत्वपूर्ण पर्व के रूप में मनाया जाता था और पुरातत्वविदों ने जो है महानवमी पर जो राजा मंच प्रयोग में लाते थे वो उसकी खोज की है। ये आप देख सकते हैं, ये एक हम्पी का ही एक चित्र है। तो जो है इसकी वास्तुकला भी देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा जो है प्रसिद्ध थी। जो सिंहासन मिला है हम्पी का, जो राजा जहाँ पर बैठते थे, जो नवरात्रि जो अवसर होता था नवमी का, वहाँ पर जो है अतिथियों का ये उस पर बैठकर स्वागत सत्कार करते थे। जो व्यापारियों के द्वारा राजा के लिए नजराने उपहार जो लाते थे, जो व्यापारी जो व्यक्ति अन्य लोग आते थे तो उन्हें स्वीकार करते थे और जो वहीं पे विराजमान होकर ये नृत्य संगीत और मल्लयुद्ध के कार्यक्रम को भी देखते थे। 1565 में दक्कनी जो सुल्तान हुए हैं, चाहे वो गोलाकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर के जो शासक हुए हैं, उनके जो शासक हुए हैं ये विजयनगर की पराजय के बाद जो है हम्पी का विनाश हो गया था। क्योंकि जो विजयनगर के क्षेत्र में ही हम्पी जो है था, तो जब विजयनगर के शासक जो है पराजय हुए तो उस समय हम्पी का भी विनाश देखने को मिला था। सूरत पश्चिम का प्रवेश द्वार जिसे कहा गया है। सूरत मुगल काल में केम्बे आज के खंबात और कुछ समय के बाद के अहमदाबाद के साथ गुजरात में पश्चिमी व्यापार का वाणिज्यिक केंद्र बन गया था। सूरत हॉर्मोज की खाड़ी से लेकर पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था और सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज से यहीं से रवाना होते थे। सूरत का वर्णन बहुत ज़्यादा है क्योंकि सूरत का जो बंदरगाह था वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। यहीं पे जो पुर्तगाल
थे जो व्यापार करने के लिए भारत में आए थे, तो इसी बंदरगाह के रास्ते वो आए थे। डच हो चाहे अंग्रेज हो, जो है वो भी इसी के द्वारा जो है भारत में इन्होंने प्रवेश किया था। मक्का यानी जो है एक हम कह सकते हैं कि मुस्लिमों के लिए बहुत ही ज़्यादा पवित्र स्थान है। तो यहाँ पे जो हज के लिए जो यात्री जाते थे, इसी के रास्ते यहाँ से जहाज से ये रवाना होते थे। सूरत एक सर्वदेशीय नगर था जहाँ पर जाति और धर्मों के लोग, मतलब अलग अलग जाति और धर्मों के लोग रहते थे। 17वीं शताब्दी में जब जो पुर्तगाली, डच और जो अंग्रेज आए यहाँ पे अपने व्यापार के लिए, यहीं से इन्होंने कारखाने और माल गोदाम जो है सूरत में ही बनाने शुरू कर दिए थे। अंग्रेज इतिहासकार ओविगंटन ने 1679 में सूरत बंदरगाह का वर्णन करते हुए लिखा है कि किसी भी एक वक्त पर अलग अलग देशों के औसतन 100 जहाज एक बंदरगाह पर लंगर डाले खड़े यहीं पर देखे जा सकते थे। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर जो है मतलब अलग अलग जो देशों के जो व्यापारी होते थे वो इसी के रास्ते से भारत आते थे, तो इस बंदरगाह पर अलग अलग 100 से ज़्यादा जहाज यहाँ पे देखने को मिलते थे। सूरत में जो है कुछ दुकानें भी थी, सूती कपड़ा, थोक, फुटकर और कीमतों जो है जो सूती कपड़ा था सूरत में जो है बनाया जाता था और यहीं पे थोक और फुटकर की कीमतों पर इन्हें बेचा जाता था। सूरत के वस्त्र अपने सुनहरे गोटा किनारियों जरी के लिए प्रसिद्ध था और उनके लिए पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप का बाजार उपलब्ध था। राज्य ने जो है अनेक नगर में के आने वाले जो है आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विश्राम गृह भी बनाए हुए थे, ताकि जो यहाँ पे जो व्यापारी है वो व्यापार करने के लिए आए तो जो है विश्राम की व्यवस्था भी उनके लिए की गई थी। यहीं पर जो है भव्य भवन और असंख्यक मनोरंजक स्थान भी बनाए गए थे और सूरत में जो है काठियावाड़ी सेठों तथा महाजन थे, उनके बड़े बड़े साहूकारों की कंपनियां थी। उल्लेखनीय है कि सूरत से जारी की गई हुंडियों को दूर दूर तक मिस्र में काहिरा, इराक में बसरा और जो बेल्जियम में एंटवर्प के बाजारों में मान्यता प्राप्त थी। सूरत में आज भी हमें व्यापार देखने को कपड़े का मिलता है। काठियावाड़ी जो वहाँ के जो व्यापारी है वो आज भी हमें देखने को मिलते हैं। तो जो ये व्यापारी थे उस समय के जो साहूकार थे, उनकी जो ये जो वस्त्र थे, सूती वस्त्र के जो इनकी जो कला थी, ये मिस्र हो, काहिरा हो, इराक हो, बसरा हो या फिर बेल्जियम के बाजारों में बहुत ज़्यादा इनकी मान्यता थी। 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में सूरत जो है अपने पतन पर था, क्योंकि कई जो है इसके पतन के कई कारण थे। इसका कारण हम मान सकते हैं कि मुग़ल साम्राज्य के जो है जो मुग़ल साम्राज्य था उसका पतन होना शुरू हो गया था और पतन के कारण जो है बाजारों की जो उत्पादकता थी उसमें हानि पहुंचनी शुरू हो गई थी, क्योंकि जो पुर्तगाली थे समुद्री मार्गों पर इनका नियंत्रण हो गया था। क्योंकि जो व्यापार सूरत करता था वो इन्हीं बंदरगाहों से करता था, यानी सूरत जो बंदरगाह था यहीं से करता था और इसी पर जो है पुर्तगालियों ने अपना नियंत्रण कर लिया था। बाद में 1668 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो इसने यहाँ पे अपना मुख्यालय स्थापित कर लिया था सूरत में। तो जो है सूरत वाणिज्यिक केंद्र तो बनकर रहा है, लेकिन जो है सूरत ने अपनी जो आर्थिक उसकी स्थिति थी वो कमज़ोर हो गई थी जब पुर्तगाली और अंग्रेजों ने जो है यहाँ पे अपनी कंपनियाँ स्थापित कर ली थी। मछलीपट्टनम के लिए जो है चुनौती भरा दौर भी आया है। मछलीपट्टनम, जिसे मछलीपट्टनम नगर कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित था, यह 17वीं शताब्दी में अलग अलग गतिविधियों के नगर के रूप में देखा जाता था। जब हॉलैंड और इंग्लैंड दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनी मछलीपट्टनम में आई तो इन्होंने यहाँ पर जो है नियंत्रण कर लिया था, क्योंकि तब तक जो आंध्र तट का सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि ये जो क्षेत्र था मछलीपट्टनम, ये जो है बहुत ज़्यादा आंध्र तट का सबसे महत्वपूर्ण पट्टनम बन गया था, जिसे जो है क्योंकि यहाँ पे जो है मछलीपट्टनम में जो हॉलैंड वासी आए थे उनके द्वारा किले बनाए गए थे। तो जो चाहे वो सूरत का बंदरगाह हो या फिर मछलीपट्टनम का बंदरगाह हो, तो जो है यहाँ पे जो अन्य देशों से जो व्यापारी आए, हॉलैंड,
फ्रांसीसी, अंग्रेज या फिर पुर्तगाली, उनके द्वारा यहाँ पर जो है अपने कारखानों की स्थापना करने से इनकी जो है जो सूरत के जो व्यापारी थे उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगी थी। गोलकुंडा के जो कुतुबशाही शासक थे, शासकों ने जो है कपड़े, मसालों और अन्य चीजों की बिक्री पर शाही अधिकार लागू किया, जिससे कि वहां के व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में ना चला जाए। विभिन्न व्यापारी जो है समूह गोलकुंडा के कुलीन वर्गों, फारसी सौदागरों, तेलुगु जो कमेटी थी चेट्टियार और यूरोपीय व्यापारियों ने नगर को घनी आबादी वाला एक समृद्धशाली क्षेत्र बना दिया था। जब मुगलों ने जो है गोलकुंडा तक अपनी शक्ति बढ़ा ली थी तो उनके जो प्रतिनिधि थे सूबेदार मीर जुमला, जो एक सौदागर थे, उन्होंने जो है हॉलैंड वासी थे जो और अंग्रेज थे, इन्होंने आपस में भिड़ाना शुरू कर दिया था और 1686-87 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो व्यापार सूरत में हो रहा था, कपड़ों का जो व्यापार हो रहा था, अन्य जो व्यापार हो रहा था, तो मुगलों ने जो है अपने हाथ में ले लिया था। गोलकुंडा के जो कुलीन वर्ग थे, फारसी जो सौदागर थे, तो क्योंकि यह बहुत ज़्यादा घनी आबादी वाला क्षेत्र था, यूरोपियों ने यहाँ पे आना शुरू कर दिया था, तो इसके बाद जो है मुगलों ने गोलकुंडा पर अपनी शक्ति को बढ़ा दिया था और बाद में जो है इसी का फ़ायदा उठाते हुए जो सूबेदार थे मीर जुमला, ताकि यहाँ पे जो है अपना अधिकार रख सके, तो हॉलैंड वासियों और अंग्रेजों को इन्होंने जो है आपस में लड़ाना शुरू कर दिया था और मुगल जो गोलकुंडा है, जो औरंगजेब हुए हैं, उन्होंने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में ही मिला लिया था। जो यूरोपीय कंपनी क्योंकि तब तक भारत में आ चुकी थी, चाहे वो पुर्तगाल की कंपनी हो या फिर अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उनके लिए जो सबसे बड़ा जो विकल्प था, जो सामने इनकी समस्या खड़ी हुई, वो थी अपनी कंपनी का जो है अपनी कंपनी की स्थापना करना और कंपनी को नई नीति के अंतर्गत जो है चलाना। और इसे चलाने के लिए पर्याप्त नहीं था कि पत्तनम के जो भीतर के प्रदेश है, उत्पादन जो केंद्र है, उनके साथ संबंध बनाए रखे, बल्कि इस बात से भी था कि जो उनकी आवश्यकता है, कंपनी के जो नए केंद्र है, राजनीतिक, प्रशासनिक, वाणिज्यिक जो भूमिकाएं हैं, वो भी इसमें महत्वपूर्ण जो है भूमिका अदा करे। तो यहाँ पे क्योंकि गोलकुंडा में जो है औरंगजेब ने अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया था और जो सूरत में जो है अंग्रेजों ने अपने जो कारखाने थे वो स्थापित कर लिए थे, तो अंग्रेजों के शासन से जो मुगलों के शासन से जो है अंग्रेजों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी मुगलों से जो है व्यापार की अनुमति लेना। जो कंपनी के व्यापारी थे वो बम्बई, वर्तमान में जैसे मुंबई या फिर कोलकाता, मद्रास, जो चेन्नई वर्तमान में है, तो यहीं पर जो है ये कंपनियां जो है चली गई थी और मछलीपट्टनम अपने व्यापार और समृद्ध दोनों ही खो बैठा और 18वीं शताब्दी के दौरान इसका पतन हो गया और आज वह छोटे से जीर्ण नगर से अधिक कुछ नहीं है। तो यानी यहाँ पे क्योंकि मुगलों ने अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया था, तो जो यहाँ पे अंग्रेजों के द्वारा मछलीपट्टनम में जो अपने कारखाने स्थापित किए गए थे, तो यहाँ पे जो है ये इन्होंने अपने कारखानों को चेंज कर दिया था और बाद में जो है मुंबई, कोलकाता, चेन्नई यानी मद्रास में इन्होंने दोबारा से अपने व्यापार को शुरू किया और मछलीपट्टनम का पतन होना शुरू हो गया था। नए नगर और व्यापारी 16वीं जो शताब्दी में यूरोप के जो देश थे वो इसी उद्देश्य से भारत में आए थे, क्योंकि यहाँ पे मसाले और कपड़ों की जो है मसालों की बात करें तो जो यूरोपीय जो क्षेत्र है उन्हें मसालों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। सूरत का जो क्षेत्र था और यहाँ के जो बुनकर थे, बहुत अच्छी जो इनकी कला थी, कपड़ों की तलाश में जो है यूरोपीय व्यापारी थे वो भारत में आए। यूरोपीय पश्चिमी एशिया जो है दोनों जगह लोकप्रिय हो गए थे। अंग्रेज, हॉलैंड वासियों, फ्रांसीसियों ने पूर्व में अपनी वाणिज्यिक गतिविधियों का विस्तार करने के लिए अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में इन्होंने बनानी शुरू कर दी थी। प्रारंभ में
जो मुल्ला अब्दुल गफूर जो है गफूर थे, विरारजी वोरा जैसे बड़े जो भारतीय व्यापारी थे जिनके पास बड़ी संख्या में जहाज थे, उनका जो है मुकाबला इन्होंने किया, किंतु जो यूरोपीय कंपनी थी जो समुद्री व्यापार पर इन्होंने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। उनकी नौशक्ति का जो प्रयोग किया और भारतीय व्यापारियों को अपने एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए इन्होंने मजबूर कर दिया था और अंग्रेजों ने पूरे उपमहाद्वीप में सर्वाधिक सफल वाणिज्यिक और राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरकर ये सामने आए थे। जब यूरोपीय शक्तियाँ जो है भारत में आनी शुरू हो गई थी तो इन्होंने अपनी कंपनियां शुरू कर दी थी यहाँ पे, चाहे वो पुर्तगालियों की जो है कंपनी हो या फिर जो है अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी हो, फ्रांसीसी की फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हो। तो ऐसे में जो है इन्होंने अलग अलग कंपनियां अपनी स्थापित कर ली थी। शुरू में जब ये प्रारंभ में आए थे तो जो यहाँ के जो बड़े व्यापारी थे जिनके पास अपने जहाज के बेड़े थे, इन्होंने इनका मुकाबला किया, लेकिन बाद में इन्होंने जो यूरोपीय कंपनी थी इन्होंने जो है, क्योंकि इनके पास अपनी नौशक्ति बहुत अच्छी थी, तो इन्होंने जो है जो बंदरगाह थे वहाँ पर अपना नियंत्रण इन्होंने पूरी तरह से कर लिया था और बाद में इन्होंने भारतीय व्यापारियों को एजेंटों के रूप में जो है कार्य करने को इन्होंने मजबूर कर लिया था। और बाद में देखा भी है हमने कि जो अंग्रेजों की जो है ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने पूरे महाद्वीप में अपना अधिकार जो है अपने अधिकार क्षेत्र जो है पूरी तरह से फैला लिया था। वस्त्रों जैसी जो है वस्तुओं की मांग तेजी से बढ़ने लगी थी। कताई, बुनाई, धुलाई, रंगाई आदि का धंधा जो है अपना लिया था लोगों ने और इससे इन शिल्पों का जो है बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ। भारतीय वस्त्रों के रूप, रंग और डिजाइन जो है अधिकाधिक जो है प्रसिद्ध होने लगे, किंतु इस काल में जो है शिल्पकारों की स्वतंत्रता घटने लगी थी। शिल्पकारों की स्वतंत्रता इसलिए भी घटने लगी थी क्योंकि पेशगी की प्रणाली पर ये लोग काम करने लगे थे, जिस कारण ताकि यूरोपीय एजेंटों से पहले ही पेशगी इन्होंने ले ली थी। उन्हीं के लिए उन्हें कपड़ा बुनना होता था। अब बुनकरों को अपना कपड़ा बुनाई के नमूने बेचने की स्वतंत्रता नहीं थी। उन्हें कंपनी के एजेंटों द्वारा निर्धारित डिजाइन कपड़े उन्हीं की मांग के अनुसार बनाने पड़ते थे। यानी जो पहले जो शिल्पकार थे वो अपने अनुसार बुनाई करते थे, कैसे उन्हें डिजाइन बनाने थे वो अपने अनुसार बनाते थे। लेकिन बाद में जो कंपनी थी यहाँ पे अंग्रेजों की जो कंपनियाँ थी जो इन्होंने जो भारतीयों को अपने एजेंट बना लिए थे, तो उनके द्वारा जारी किए गए डिजाइन के अनुसार ही इन्होंने कपड़े बनाना शुरू कर दिए थे। बाद में 18वीं शताब्दी में कलकत्ता और मद्रास नगरों का उदय हुआ जो बाद में एक प्रमुख महानगर के रूप में उभरकर सामने आए। शिल्प और वाणिज्य में बड़े बड़े जो है परिवर्तन सामने आने लगे जब बुनकर, कारीगर, सौदागर यूरोपीय कंपनियों द्वारा नए नगरों में ब्लैक टाउन्स में स्थानांतरित ये हो गए थे। ब्लैक का यहाँ पे मतलब है देशी व्यापारी शिल्पकारों को इन ब्लैक टाउन्स में सीमित कर दिया गया था। गोरे शासकों ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज और कोलकाता में फोर्ट सेंट विलियम की शानदार कोठियों में अपने आवास बनाए और 18वीं शताब्दी में शिल्पकारों और वाणिज्यों की कहानी जो है जो आगे हम अध्याय में पढ़ेंगे। लेकिन जो शिल्पकार थे और जो वाणिज्यिक थे उनकी जो स्थिति थी वो कमज़ोर होती चली गई थी, क्योंकि जो यहाँ पे जो शिल्पकार थे उन्हें जो है अंग्रेज अधिकारियों के अनुसार ही कार्य करना होता था। और बाद में फोर्ट सेंट जो विलियम बनाया, इन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया, तो इन्होंने अपनी जो शिल्पकारी थी उसका प्रयोग किया, तो जिससे भारतीय जो शिल्पकार थे उनकी जो स्थिति है उसमें वो जो स्थिति थी उनकी वो थोड़ी कमज़ोर होती चली गई। वास्को डी गामा और क्रिस्टोफर कोलंबस की बात करें तो जो यूरोपीय नाविक है समुद्री मार्ग खोजने के जो है इन्होंने कार्य किए हैं, क्योंकि जो इन्होंने मार्ग खोजे हैं वो मसाला प्राप्त करने की इच्छा से ये भारत मतलब आते थे। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा जो है अटलांटिक महासागर के साथ यात्रा करते हुए केप ऑफ गुड होप से निकलकर हिंद महासागर को पार करके भारत पहुंचा था।
और इसी ने अपनी जो जो पहली यात्रा करने के बाद जो है इसे अधिक समय लगा था, लेकिन 1498 में कालीकट बंदरगाह पर ये पहुंचा था और बाद में पुर्तगाल की राजधानी ये बाद में वापस लौट गया था। और मसालों का जो व्यापार है इसने यहाँ से बहुत ज़्यादा किया था और बाद में जो है उसके बाद में भी ये भारत में आया, लेकिन हाँ जो है ये भारत में बाद में भी आया था वास्को डी गामा, लेकिन पुर्तगालियों के क्योंकि यहाँ से ये व्यापार करके लेके गया था, तो जो व्यापारी थे, अन्य जो व्यापारी थे यूरोप के, वो भी पुर्तगाल के, वो भी उन्होंने भी यहाँ पे व्यापार के लिए आना शुरू कर दिया था। ऐसे ही जो कोलंबस था उसने अमेरिका की खोज की थी। तो जो ये व्यापारी थे ये अलग अलग खोज करने के लिए जो है अपने देश से निकले थे, उन्होंने जो है अलग अलग देशों की खोज भी की है। तो इस अध्याय में हमने कुछ वर्ड पढ़े हैं: मंदिर नगर, नगरीकरण, विश्वकर्मा, वाणिज्यिक केंद्र और ब्लैक टाउन। तो ये जो है हमने इस अध्याय में कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया है। तो उम्मीद है कि ये आपको जो है समझ आया होगा ये अध्याय। तो थैंक यू सो मच।